हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर वाली सीरीज में। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूज बिना लेट किए। बर्ड डेथ एंड विंड एनर्जी। इंडिया में विंड एनर्जी का क्या स्टेटस है उसको हम जानेंगे। इंडिया ने अभी हाल ही में 3.5 गीगावाट की विंड एनर्जी को गेन किया है। मतलब आप समझ लो कि 82% का एनुअल ग्रोथ हुआ है। इंडिया ने टोटल विंड पावर कैपेसिटी कितने इंस्टॉल कर रखे हैं अभी तक, तो 51.3 गीगावाट कैपेसिटी के जो टोटल इंस्टॉलेशन है विंड पावर का वो कर रखा है। बट विंड पावर तो जनरेट करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे एनवायरमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनको थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि विंड पावर की वजह से ये जो आप देख सकते हो, ये जो विंड मील्स लगाए जाते हैं, बर्ड्स इनमें जाकर के स्टक हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो जो चिड़िया है उनकी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। ऐसा स्टडी में पाया गया। कुछ पर्टिकुलर एरियाज को, उस रीजन को स्टडी किया गया। उसके बाद ये पाया गया करीबन 90 विंड टरबाइन्स को एस्टिमेट किया गया और ये पाया गया कि 4464 बर्ड्स की डेथ हुई पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से। काफी बड़ा एक ये नंबर है। अगर इस तरीके से बर्ड्स की डेथ होगी और वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बहुत कम इनकी पॉपुलेशन है, इनकी डेथ हो रही है। सो ये थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि हाँ, इंडिया ने टोटल विंड पावर कैपेसिटी 51.3 गीगावाट की अचीव कर ली है। डेवलप करने की और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक जो ऑफशोर वाला एरिया है वहां पे भी 30 गीगावाट तक की कैपेसिटी के विंड टरबाइन्स को इंस्टॉल किया जा सके। ये सब 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 बहुत अच्छी बात है। बट कंसर्निंग पॉइंट क्या है कि बर्ड्स की डेथ हो रही है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। ये जो पूरी स्टडी कंडक्ट की गई 90 विंड टरबाइन्स की, वो जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट की गई और वहीं पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। ये सारी चिड़िया क्या है कि उड़ते हैं, जो विंड टरबाइन्स के ब्लेड होते हैं उनमें जाकर के स्टक हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, या तो कभी कभी जो वायर्स हैं उनसे टच करके करंट वगैरह के थ्रू इनकी डेथ हो जाती है। तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है। बट रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट भी है। साथ ही और क्या-क्या चीज़ बताई गई है, कहाँ पर विंड टरबाइन्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। थोड़ा-सा अगर बर्ड्स को कंज़र्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसलमेर वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा रिच बर्ड लाइफ वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं। और साथ ही क्या करना चाहिए प्रिकॉशन के लिए, तो एक ब्लेड को ब्लैक कलर से पेंट कर देना चाहिए सो दैट कि बर्ड्स की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा रहे। वो ध्यान में रखे कि हाँ वहां पर कुछ है तो वो उससे स्टक करने से बच जाएंगे। टरबाइन्स को डे टाइम में, स्पेशली उस टाइम पे जब माइग्रेशन बर्ड्स का ज्यादा हो, उस टाइम पॉज कर दिया जाना चाहिए। साथ ही एक ऐप है एवी स्टेप। ये एक मैपिंग टूल है जो कि बर्ड सेंसिटिव जोन को बताता है। तो अगर इस ऐप का यूज करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया बर्ड सेंसिटिव जोन है, तो वहां पर विंड टरबाइन्स को इंस्टॉल ना किया जाए। साथ ही इंडिया जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, क्योंकि क्लाइमेट का गोल भी यही है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और डेफिनेटली ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो प्लस पॉइंट भी है और थोड़ा नेगेटिव भी है, बस इस वजह से ये चीज़ चर्चा में आई थी। तो कितनी-कितनी कैपेसिटी इंडिया ने अचीव कर ली है और कितना उनका टारगेट है फर्दर आने वाले टाइम में, वो याद रखना है बस आपको यहाँ से। अगली न्यूज़ है जुड़ी हुई एक ऑपरेशन से रिलेटेड, दैट इज़ ऑपरेशन अक्खल। ये एक जॉइंट एंटी टेरर ऑपरेशन है जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में जब से इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी रिसेंट में युद्ध हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में बैक टू बैक लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो ये जो ऑपरेशन अखल है, एक जगह है अखल खुलसन फॉरेस्ट है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था जिसके तहत काफी सारे टेररिस्ट को पकड़ा भी गया है, कितने सारे लोगों को एनकाउंटर भी किया गया है। तो ये इसलिए लॉन्च किया गया था। तो आप प्लेस याद रखना, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, अक्खल खुलसन फॉरेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर।
जॉइंटली कंडक्ट किया गया है विद इंडियन आर्मी, चिनार कॉर्प्स, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस एंड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स। इन सब के द्वारा मिलजुल करके ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। कुछ रीसेंट के ऑपरेशंस के बारे में अगर चर्चा करें तो ऑपरेशन सिंधु, जो कि ईरान और इजराइल से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से इवैक्यूएशन। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन। ऑपरेशन वंदे भारत, जब भारतीयों को कोविड-19 के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट देशों से लेके आया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर, जब इंडिया ने लॉन्च किया था अपना मिशन, पाकिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट बेसिस को उड़ा दिया था, जब पाकिस्तान ने पहलगाम पे अटैक किया था उसके बाद। सो ये कुछ रीसेंट के ऑपरेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ बुक, हिटमैन अनलीज्ड, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रोहित शर्मा। जब भी हिटमैन आप कहोगे तो आपको डेफिनेटली आपके दिमाग में एक चेहरा आएगा, वो है रोहित शर्मा का। एक छोटे से स्मॉल लेन बोरीवली से बिलोंग करने वाले रोहित शर्मा, जो कि अब इतने बड़े क्रिकेटर बन चुके हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। तो रोहित शर्मा की स्टोरी को लिखा गया है एक टेल के फॉर्म में, द राइज ऑफ द हिटमैन। ये किताब है इनके जीवन पे बेस्ड। किसने लिखी है? आर कौशिक ने। 2022 में ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने थे सारे फॉर्मेट्स के। इंडिया ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप भी जीता इनकी ही कप्तानी में, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ने लिफ्ट अप की इनकी ही कप्तानी में। सो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी रही है रोहित शर्मा की, जो कि इस किताब में लिखी गई है। किसने लिखा है ये आपको याद रखना। कुछ और बुक्स की अगर हम बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन के ऊपर बेस्ड एक किताब, द मैन हु फेड इंडिया, ये प्रियंबदा जी ने लिखा है। नेक्स्ट इज द कंसाइंस नेटवर्क। इसको लिखा गया है बाय सुगाता श्रीनिवास राजू, जो कि इंदिरा गांधी पे बेस्ड है। 10 पैसे का पोस्टल कार्ड, ये लिखा गया है बाय एस.एन. अहमद। जब पोस्ट कार्ड जो थे केवल एकमात्र जरिया थे जिसके थ्रू हम न्यूज को शेयर कर सकते थे, इसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है। शिखर धवन जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी डायरीज, ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया है क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया में जब इमरजेंसी इम्पोज हुई थी उसके 50 साल पूरे हुए थे। उसी पे बेस्ड इमरजेंसी डायरी रिलीज की गई थी, एक किताब अमित शाह जी जो कि हमारे होम अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। अगला जो न्यूज है वो जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटीज ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो ये बेसिकली जो अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटी है, ये सेफ्टी, हेल्थ, कंफर्ट, इंडिया के जो भी ट्रकिंग वर्कफोर्स है, मतलब आप देखते हो कि हाईवेज पे लोग कितनी कितनी दूरी तक ट्रकों को चला कर लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उनकी भी तो हेल्थ हमें इम्पोर्टेंट है, उनकी भी तो सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिस इनिशिएटिव का नाम है अपना घर। 1 जुलाई 2025 से गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया था ऑलरेडी 368 अपना घर यूनिट्स को, जिसमें 4611 बेड्स को इंस्टॉल किया गया। ये फैसिलिटी जो है हर एक रिटेल फ्यूल आउटलेट के पास मिलेगी, चाहे वो नेशनल हाईवे पे हो चाहे वो स्टेट हाईवे पे हो। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं वो हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटी कैंपेन इनिशिएटिव, और किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है, राइट? ताकि उनको फैसिलिटी ये दी जाए, वो आराम से रेस्ट करें और रेस्ट करने के बाद फिर फर्दर अपनी जर्नी को शुरू करें। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। मोस्ट वैल्यूएबल सॉसर टीम पूरी दुनिया में 2025 की कौन रही है? सॉसर, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट है, सॉसर यानी कि फुटबॉल। पूरी दुनिया में 30 मोस्ट वैल्यूएबल टीम्स हैं, जिनका वर्थ अगर मिला दें आप टोटल तो $2.17 बिलियन का है। तो मोस्ट वैल्यूएबल में सबसे नंबर 1 पे कौन है 2025 में? तो रियल मैड्रिड, जो कि स्पेन का टीम है। सेकंड पे है मैनचेस्टर यूनाइटेड, थर्ड पे है बार्सिलोना। सॉसर, जैसे हम फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं, दो टीमें
आपस में compete करती हैं। दोनों ही टीमों में 11 प्लेयर्स होते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड में ये गेम खेला जाता है। 90 मिनट का टोटल गेम होता है जो कि 45-45 दो हाफ्स में डिवाइडेड होता है, राइट? नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू जुलाई डिक्लेरेशन जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई न्यूज़ है। बांग्लादेश में आप सभी को पता है कि जो शेख हसीना जी थीं, अभी फ़िलहाल उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया है, जिसके बाद वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट को फ़ॉर्म किया गया, जिसको हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस जी, राइट? तो हुआ क्या कि इन्होंने जुलाई डिक्लेरेशन को अनवील किया 5th ऑफ अगस्त 2025 को। जुलाई अपराइजिंग 2024 में हुआ था। हुआ क्या था? जो स्टूडेंट्स थे, इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश में। प्रोटेस्ट किया था, उसी डे को याद करते हुए 5 अगस्त 2025 को जुलाई डिक्लेरेशन डे डिक्लेयर कर दिया गया है बाय मोहम्मद यूनुस जी। ये क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मास लेवल पे वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने मिला था बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश की उस टाइम पर शेख हसीना जी जो कि रूल कर रही थी, पीएम थी, कौन-सी पार्टी से बिलॉन्ग करती थी? अवामी लीग से। तो बहुत ही बुरी तरीके से उनकी जो पार्टी थी वो कोलैप्स हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा था। उसी को याद करते हुए जुलाई डिक्लेरेशन अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है अ, बांग्लादेश में। साथ ही जो जुलाई अपराइजिंग है, इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के ऐसा मोहम्मद यूनुस जी ने बताया। तो जुलाई डिक्लेरेशन वर्ड कहाँ से जुड़ा हुआ है? अगर ऐसा कोई सवाल बनता है, तो यू शुड नो कि बांग्लादेश से ये जुड़ा हुआ है 5th ऑफ अगस्त को, ऐसा कुछ करने की बात कही गई है। बांग्लादेश हमारा इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। 4096.7 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बा, बांग्लादेश भारत के साथ। सबसे लंबा जो स्टेट के साथ बॉर्डर लगा हुआ वो है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। 2216.7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश शेयर करता है। तो ये तो बात हो गई बांग्लादेश के बारे में। अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है एक रिवर के साथ, दैट इज़ महानदी रिवर। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई थी क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच डिस्प्यूट था पानी की शेयरिंग को लेके। ओडिशा कहता था कि मुझे ज़्यादा पानी चाहिए महानदी का और छत्तीसगढ़ कहता था कि मुझे चाहिए। बट अभी फाइनली इन्होंने मतलब ये लोग एक सेटलमेंट पे आ चुके हैं कि ठीक है, जिस भी तरीके से वाटर को शेयर किया जाए, तो म्यूचुअली हाफ ऑफ करके ये लोग शेयर करेंगे। जो महानदी रिवर है, ये ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है भारत की, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मेजरली फ्लो करती है। आप देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ के सिहावा हिल से ओरिजिनेट होते हुए मेजरली फ्लो करते हुए उड़ीसा से होते हुए ये बहती है। बट इसका थोड़ा पोर्शन अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह को देख के लो, तो झारखंड में भी है, थोड़ा-सा आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा, थोड़ा-सा आपको एमपी में भी मिलेगा, बहुत ही स्मॉल स्मॉल सा पोर्शन। राइट। मेजरली ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ही होकर के बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? नागरी सिहावा हिल से, जो कि धमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। यहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है। टोटल 900 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है, जिसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करो तो शिवनाथ, हसदो, मांद, इब, ये सब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं ओंग, ओंग, तेल और जोंक, ये जो है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अभी न्यूज में इस वजह से आया डिस्प्यूट को लेकर के। यू शुड नो कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसके कौन-कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन-कौन से मेजर स्टेट से ये फ्लो करता है। अगली न्यूज़ जो कि जुड़ी हुई है हमारे पोस्टल सिस्टम से। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो आइकॉनिक पोस्टल सर्विस जो कि रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विसेज होते हैं उसे डिसकंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम 1st ऑफ सितंबर 2025। 50 सालों से हम इसका यूज करते आ रहे हैं। चिट्ठी हम क्या करते हैं? लेटर बॉक्स में डालते हैं, फिर डाकिया आता है, फिर यहाँ से वो लेके जाता है, जहां तक पहुंचाना होता है वो वहां तक उसको पहुंचाता है। तो ये सारा जो पूरा एक प्रोविज़न था, उसे ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि अब इसका इस्तेमाल कोई एज कर नहीं रहा है, इस वज़ह से। हम लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया करते थे फॉर डिलीवरिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक जॉब ऑफर, लीगल नोटिस, गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। 2011-12 में 244.4 मिलियन तक इसका यूज़ किया जा लोग इसका यूज़ करते थे।
जिसमें भारी गिरावट देखने मिली 2019-20 तक आते-आते 184.6 मिलियन ही लोग अब इसका यूज़ करते थे। पर धीरे-धीरे करके अब ये भी खत्म हो रहा है। अब इसे मर्ज कर दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के साथ क्योंकि प्राइवेट कुरियर्स आ चुके हैं कॉम्पिटिशन में, साथ ही ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी तेज़ डिलीवर करते हैं लेटर्स को एज़ कम्पेयर टू दिस वन। जो ट्रेडिशनल वे था, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये लोग करते हैं, तो लोग ऑब्वियसली जो ज़्यादा फ़ास्ट काम करेगा, उसे ही प्रेफ़र करेंगे। तो इस वज़ह से ये डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, तो आप इसको बस याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट डोनाल्ड ट्रम्प 47th नंबर के प्रेसिडेंट यूएस के जब से बने हैं, तो मतलब ये बस चाहते ही हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ क्योंकि पाकिस्तान ने इनको नॉमिनेट किया है ना नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, जिसका नॉमिनेशन जुलाई से अगस्त के बीच किया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ये पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ इनको ही मिल जाए। राइट? कहीं पे भी सीज़ फायर कराना होता है तो डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि उन्हें ही क्रेडिट दिया जाए। 2022 में जब विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे चाइना के टाइम पे, उसी टाइम रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था। तो ये रशिया को कह रहे हैं कि सीज़ फायर पे साइन कर दो। अदरवाइज़ यूएसए क्या करेगा अटैक करेगा रशिया पे। इवन यूएसए ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी डिप्लॉय कर रखा है रशिया के पास। उस सबमरीन्स का नाम नहीं पता, वो किस जगह पर डिप्लॉय किया गया है ये भी नहीं मालूम। बस इतना है कि एज़ अ वार्निंग इन्होंने रशिया के कहीं आस-पास वाले रीजन में 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर रखा है। अगर ऐसा होता है तो मे बी यूएसए वर्सेस रशिया का वॉर देखने मिल सकता है। 1991 का वो टाइम था जब यूएसएसआर हुआ करता था। जब ये टूटा 15 कंट्रीज में टूटा। सबसे बड़ी कंट्री उसमें से निकल के बाहर आई दैट इज रशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इज कजाकिस्तान। अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन की बात करो तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला होता है मतलब इसे डिटेक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक ये अंडर वाटर रह सकता है। न्यूक्लियर मिसाइल केपेबल है क्योंकि ये अपने ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो रशिया के पास भी है उसका जुगाड़। वो है डेड हैंड नाम का एक मिसाइल वेपन। रशिया क्या कहता है कि ये जो डेड हैंड मिसाइल वेपन जो इनके पास है, अगर किसी ने भी गलती से भी रशिया पे अटैक किया, तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा और उस किसी भी कंट्री पे जिसने भी अटैक किया होगा, उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली अटैक करना स्टार्ट कर देगा, न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ना शुरू कर देगा। डेड हैंड को हम लोग पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं और ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है, राइट? तो रशिया के पास भी प्रॉपर तरीके से जुगाड़ है बिकॉज़ रशिया इज़ आल्सो कैपेबल एंड यूएसए इज़ आल्सो कैपेबल। तो जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं सत्ता में तो वो हमेशा न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। दैट्स व्हाई हमें डेली ही उनके बारे में कुछ न कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगली न्यूज़ अगेन दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। आप सभी को पता होगा कि म्यांमार में 2021 में कू हुआ था। कू का क्या मतलब होता है? मिलिट्री रूल का आ जाना। उस टाइम पर वहाँ पर पावर में थी आंग सान सू की। ये आप इमेज में देख पा रहे हो। 2021 में ये पावर में थी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से ये बिलॉन्ग करती थी। तो जब भी कू होता है, तो कू का जो मिलिट्री का हेड होता है, अगर मान लो उसके हाथ में गवर्नमेंट दे दी गई, उसे हम कहते हैं ज़ोंटा, राइट? ज़ोंटा। एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ ज़ोंटा? तो जब भी किसी भी कंट्री में कू होता है, यानी कि वहाँ पे मिलिट्री शासन हो जाता है, तो मिलिट्री शासन होने के बाद जो पर्सन उसे हेड करता है, गवर्नमेंट को हेड करता है, उसे हम ज़ोंटा के नाम से जानते हैं। इवन आंग सान सू की जो थी, इन्हें 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में डिस्प्यूट क्यों हुआ था? रोहिंग्यास को लेके। म्यांमार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रोहिंग्यास मुस्लिम कम्युनिटीज़ की है और अगर आप मतलब रहते हैं ये लोग परसेंटेज वाइज़ थोड़ा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन म्यांमार में बुद्धिस्ट की देखने मिलती है, तो बुद्धिस्ट और रोहिंग्यास क्योंकि मुस्लिम्स हैं, तो इनके बीच ही क्लैशेज़ हुए थे जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट इनकी कोलैप्स हुई और मिलिट्री रूल आया था। अब 4 सालों के बाद 2025 में फिर से यहाँ पर नया गवर्नमेंट फॉर्म किया जा रहा है। म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको प्रेसिडेंट भी देखने मिलेंगे और पीएम भी देखने मिलेंगे। तो एज़ अ पीएम यहाँ पे किसे अपॉइंट किया जा रहा है न्यो सॉ को, ये रहे। और प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? यू मिंट। तो दोनों लोगों का नाम याद रखना बिकॉज़ म्यांमार इज़ आवर नेबरिंग कंट्री। म्यांमार जो है वो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार को पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे। यहाँ पे भी जो बैंक्स वगैरह का रेगुलेशन था वो हमारी आरबीआई ने ही किया है। ये बात है 1935 की और 2021 में यहाँ पे कू हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी और मिलिट्री ने उसे टेक ओवर कर लिया था। म्यांमार की कैपिटल है नैपैदाव, पुरानी कैपिटल थी रंगून
जिसे हम यंगून के नाम से भी जानते थे। अगली न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इंडिया ने फाइनल यूनिट 16 एयरबस की रिसीव कर ली है, जिसका नाम है C295। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, स्पेन के द्वारा बना करके ये भारत को सौंपा गया है। मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसे स्पेनिश एरोस्पेस फर्म कासा ने डेवलप किया है। टोटल 56 एयरक्राफ्ट्स इंडिया को रिसीव करने थे, जिसमें से 16 स्पेन ने दे दिए हैं और 40 जो है वो भारत खुद से बनाएगा बाई टाटा एडवांस्ड सिस्टम वडोदरा में। तो याद रखना कि C295 है क्या, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि स्पेन के द्वारा बना करके भारत को मिला है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।